चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं? ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं? तो क्या करेंगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल बटे में छोटे वाले का क्षेत्रफल, n बराबर लिख लेंगे बड़े वाले का क्षेत्रफल बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े की भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बटे में 1/10 का स्क्वायर, ठीक ना। 4 का स्क्वायर बटे में 1/10 का स्क्वायर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना बन जाएगा 16 और गुणे 10 गुणे 10 या सीधा 100 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा 1600 वर्ग हो जाएंगे, ठीक ना। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 1600, बैठ जाइए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कर्सर उसी पर रहेगा तभी बढ़ेगा। हाँ हाँ 1/10 का स्क्वायर कर लेंगे, 1/10 का स्क्वायर। इधर आगे बढ़िए, आगे आगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 150 पुरुष 90 मीटर गुणे 40 मीटर माप वाले एक तरल ताल में डुबकी लगाते हैं। यदि एक आदमी औसतन 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है तो इन सभी के डुबकी लगाने से तरल ताल के जल स्तर में वृद्धि होगी, ठीक ना। जल स्तर में कितने की वृद्धि होगी ये बताना है, बताइए जरा, प्रयास करें। हाँ ठीक है, और लोगों को करने दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास? अमन दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, हम भेज दे रहे हैं ना। ठीक है, ठीक, दे दीजिए। आप उसी में देख लीजिए, इनके में देख लीजिए, भेज दिया, वहीं बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा नंबर का कह रहा है 150 पुरुष हैं 90 मीटर गुणे 40 मीटर माप वाले एक तरल ताल में क्या लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और एक आदमी का औसत जो घनत्व है, सॉरी आयतन है, वह आपका है 8 मीटर क्यूब। पानी विस्थापित करते हैं, जब निश्चित रूप से कोई तरल ताल में जाएंगे तो पानी ऊपर बढ़ेगा। अब आपसे कह रहा है कि अगर सभी लोग तरल ताल में चले गए तो जल स्तर कितना ऊपर बढ़ जाएगा। तो बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर कुल व्यक्ति का आयतन, बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर हो जाएगा कुल व्यक्ति का आयतन, बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर हो जाएगा कुल व्यक्ति का आयतन, कुल व्यक्तियों का आयतन, ठीक ना। जितना पानी विस्थापित होगा वह क्या होगा, कुल व्यक्तियों के आयतन के बराबर होगा। तो माप दिया है तरल ताल का कितना है, 40 गुणे किसका है, 40 गुणे, सॉरी 90 गुणे 40 का है। 90 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, ठीक ना। और मान लीजिए पानी का स्तर कितना बढ़ गया, h मीटर। ये हो गया बढ़े हुए पानी का आयतन,
90 गुणे 40 गुणे एच, मान लीजिए पानी का स्तर जो भी था उससे एच मीटर ऊपर आ गया। ये वो बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर कुल व्यक्ति का आयतन, कितने व्यक्ति हैं 150, और एक व्यक्ति का आयतन कितना है 8 मीटर क्यूब इंटू 8। ये बराबर हो जाएगा आपस में। जितना पानी का आयतन बढ़ेगा उतना व्यक्तियों के कुल आयतन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणे 8 बटे 90 गुणे 40, 90 गुणे 40 सॉल्व कर लेंगे, कितना बनेगा 33.33, यही बन रहा है ना। चलिए आपका हो जाएगा 33.33 मीटर, सेंटीमीटर में है। अच्छा ऐसे ये बन रहा होगा, तो ये जो बन रहा होगा ध्यान दे, ये आपका बन रहा होगा 0.33, ठीक ना, मीटर, और हमें आंसर दे रहा सेंटीमीटर में, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 33। इसके आगे भी 3 चलेगा, इसलिए 33.33 सेंटीमीटर, ठीक ना, 33.33 सेंटीमीटर। आगे चलें, 1/3 बच रहा था, 1/3 बच रहा था, इसलिए 3 3 3 का चलेगा फिगर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 5000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करने पर 1/2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। करेंगे प्रयास। बताइए। ध्यान दें, आपसे कह रहा है कि कितना धन है 5000, 4% की दर से दिया गया है, 1.5 साल का ब्याज आपको छमाही और छमाही आधार पर और किसमें वार्षिक आधार पे निकालकर उसका अंतर बताना है, ठीक ना। यानी कि छमाही जोड़ा जाता है और तो या सालाना जोड़ा जाता है तो उनके ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए 5000 रुपया है, रेट कितना है 4% वार्षिक है, ठीक ना, 4% वार्षिक, और समय आपके पास कितना है 1.5 वर्ष, 1/2 वर्ष, ठीक ना। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर जब छमाही आपका वार्षिक लगेगा, वार्षिक ब्याज लगेगा तो एक 4% लगेगा और एक कितना लगेगा 2% लगेगा। एक 4% लगेगा और कितना लगेगा 2% लगेगा। बात मेरी समझ पाए है ना। एक 4% लगेगा, एक 2% लगेगा। आज भी आज 4% और कितना 2% लगेगा, तो कितना बन जाएगा ये। लाइट है ना वहां पे। चलिए पहले ये बात समझ लीजिए, एक 4% बनेगा, एक 2%। कैसे, साल भर का 4% और 6 माह का कितना 2%। तो इसको जब देखेंगे उधर की लाइट नहीं जलती है, सही करा दिया जाएगा। देखिए तो ये कितना बन जाएगा आपका 4 + 2 + 4 गुणे 2/100, इतना बनेगा ये। 4 2 6 हो गया और दशमलव कितना 08, आपका हो गया 6.08%। ये क्या होगा वार्षिक रेट होगा, ये क्या होगा वार्षिक रेट। और आपको छमाही रेट जब निकालेंगे तो देखिए जो 4% है छमाही में जब आएंगे तो आपका ये कितना दिखाई पड़ेगा 2% दिखाई पड़ेगा एक छमाही का। और ऐसे कितनी छमाही बनेगी 3 छमाही। 1.5 साल में कितनी छमाही होगी 3 छमाही। इसलिए इसमें भी XY लगाएंगे, आपका बनेगा 2 2 2 का। इन दोनों में XY लगाएंगे, कहने का मतलब हम लगा रहे हैं x + y + xy/100 लगा रहे हैं।
ठीक ना। तो इसमें 2 में लगाएंगे तो कितना बनेगा 4.04, ये हो जाएगा 4.04। और फिर से इसमें एक्स वाई इस 2 के साथ +2 + 4.04 गुणे 2/100 कितना बना ये हो गया 6.04 और प्लस ये कितना बन जाएगा 4 दूना 8 8.08 और बटे 100 ना। ठीक हो जाएगा 6.04 और प्लस ये हो जाएगा 2 अंक पर दशमलव है 2 अंक पर और तो 0.0808 ये बनेगा। कितना आ जाएगा ये जोड़ लीजिए। हाँ 6.12 6.8 इसमें जुड़ेगा तो 8 4 12 हो गया, तो हो गया 1 2 और 0.8 6.1208। तो कितने का अंतर है दोनों में, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है घटा लीजिए। 6.1208 में से 6.08 घटा देंगे कितना बनेगा 0.8 ये बन गया और यहाँ हो गया 0.4। इतने आपका अंतर है, इतने परसेंट का अंतर है। इतना परसेंट का अंतर 5000 पे निकाल लीजिए। इतना परसेंट का अंतर 5000 का कितना हो जाएगा अंतर 5000 का 0.04 सीधा इतना ले लेना, आगे जीरो लगाने की जरूरत है नहीं। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, गुणा कर लीजिए 5 चौक 20 कितना रुपए आया कितना 2.04 ठीक ना 2.04। और भी तरीका एक तो है बेसिक, ठीक ना, ऐसे रेट निकाल लेंगे। पहले वार्षिक वाला रेट निकाल लीजिए और छमाही में जब जाएंगे तो 4% आपका वार्षिक दिखाई पड़ रहा है, छमाही में 2% दिखाई पड़ेगा। और जो आपका 1.5 वर्ष है वो आपका 3 छमाही दिखाई पड़ेगा, तो 2% का 3 बार लगेगा। और ये उत्तरोत्तर चलता है क्योंकि क्या है ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसलिए हमने इसमें XY लगाकर एक समतुल्य दर निकाल लिया। ये हो गया समतुल्य दर। टोटल एक ही बार में चाहे 2% का 3 वर्ष में 3 छमाही लगाइए और चाहे 6.1208% लगा लीजिए, तो उतना ही ब्याज मिलेगा जो यहाँ ब्याज मिलेगा। ये हो गया समतुल्य दर। और यहाँ पर भी हमने समतुल्य दर निकाल लिया था, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उतने परसेंट उतने रुपए का अंतर आएगा 5000 पर। ठीक है ना। चलिए बेसिक तो नहीं कराना पड़ेगा, नेक्स्ट पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नहीं होगा ना आप लोगों के पास, अब कैसे नहीं दिख रहा है। और इधर बैठ जाइए ना, नहीं दिख रहा तो इधर बैठ जाइए और इधर बैठ जाइए, किसी के पास बैठ लीजिए आप लोग एक एक पास। अभी तो नंबर सेव करना पड़ेगा तभी कुछ, किसी के एक लोग के पास बैठ लीजिए या मोबाइल ले लीजिए किसी का। आज के लिए थोड़ा अभी नंबर सेव कर देंगे ग्रुप में, तो वहाँ मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। मिटा दें। चलिए देखिए, आपका मैथ में अगर आप कंपटीशन का मैथ दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेटिव है वो आपका CI ही है। इसमें का क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन इसी में रहेगा। बाकी और कोई भी टॉपिक करेंगे सबसे कम कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन है वो आपका रहेगा CI में। ठीक ना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा आपका कैलकुलेशन रहता है। अगर सही डिजिट नहीं दिया तो कैलकुलेशन करते रहिए, ठीक है ना, या तो उसके बाद फिर मेंसुरेशन में कैलकुलेशन आएगा। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको डिजिट सही ना दिखे तो चक्रवृद्धि वाला क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम पर्याप्त है तब तो करिए, नहीं छोड़कर आगे बढ़िए। बाद में अगर टाइम मिले तो आके करिए, ठीक है ना। और या तो फिर अगर डिजिट सही है तब तो बहुत आसानी से दिखाई पड़ जाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि A/2 = B/3 = C/5 हो तो A + B + C बाई C का मान ज्ञात करें। तो A/2 = B/3 = C/5 हमें चाहिए A + B + C/C चाहिए। A + B
प्लस सी अपान सी चाहिए। तो ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 3 और सी बराबर हो गया 5। तो रख देंगे इसमें 2 + 3 + 5 और बटे में 5। तो कितना बना 10/5, यानी कि आपका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक ना, ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, ध्यान दे इसको। पहले क्या मानते हैं, जैसे हम लोग को कक्षा 8 में पढ़ना है या और कहीं पढ़ना है, तो हम पहले क्या मानेंगे के, फिर ए बराबर लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2k, बी बराबर लिखेंगे तो लिखा जाएगा 3k और सी बराबर लिखेंगे तो लिखा जाएगा कहाँ पर। हाँ रख लीजिए भाई, मैं कैलकुलेशन तो दिमाग तेज चल रहा, पेन धीमा चल रहा, ठीक है ना, दिमाग तेज चल रहा, पेन धीमा चल रहा, इसलिए हमने कहा ना 10/5 आएगा 2 आएगा, तो बटे में 2 यहाँ पर भी आ गया। कभी कभार पेन धीमा चलता दिमाग तेज चल जाता, तो जो अंक पीछे हो जाना चाहिए पहले आ जाता है। तो आपका हो गया 10/5, तो कितना हो जाएगा 2। ये आपका हो गया बेसिक, इतना नहीं करना, सीधा इसे मान रखेंगे। तो देखिए इस 2 प्रकार का ये आपका फ्रैक्शन दिखाई पड़ेगा, एक तो ये दिखाई पड़ेगा और एक इंटू में दिखाई पड़ेगा, ऐसे लिखा हो 2a = 3b = 5c। अब जब यहाँ a बराबर लेंगे तो 1/2 लेंगे, b बराबर लेंगे तो 1/3 लेंगे, c बराबर लेंगे तो 1/5 लेंगे। ठीक है ना, आगे आपके नहीं लेंगे, डायरेक्ट मान लीजिएगा, आगे चलते। हाँ अब भाई यहाँ के रख देंगे तो सब में के आ जाएगा ना, सब में के आ जाएगा तो 10k/5 के हो जाएगा, तो के से के कैंसिल हो जाता है। ये तभी रखा जाएगा डायरेक्ट मान कि यहाँ पर जो मान चल रहा है यहाँ पर भी होना चाहिए उसमें से कोई संख्या, ठीक ना, इसलिए के से के कैंसिल। अभी ऐसे ऐसे आ जाए, यहाँ स्क्वायर आ जाए, यहाँ ऐसे रहे तब भी नहीं रह सकते हैं, फिर के फॉर्मेट में ही रखेंगे। ब्लर हो रहा है क्या, चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14 × 10⁻6 के बराबर है। 3.14 × 10⁻6 के बराबर, 3.14 × 10⁻6 के बराबर, ठीक ना, कितना बनेगा 4 जीरो पीछे बनेगा, कितना जीरो 4 जीरो, ठीक ना, बनना चाहिए 6 जीरो, बनना कितना चाहिए 6 जीरो, और 2 अंक पर दशमलव लगा है इसलिए लास्ट में कितना जीरो बनेगा 4 जीरो। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलें, ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि दशमलव लगा दिया है बीच में, ठीक ना। आगे चलिए, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसमें भी लास्ट में 4 जीरो आ रहा। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है यह 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासापा 4 है, तो उनका लासापा होगा। तो अनुपात दिया है, संख्याओं का मासा दिया है, 2 संख्या का अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 और मासा आपको दे दिया एचसीएफ दे दिया, कितना दे दिया एचसीएफ 4 है कि 3, 4। हमें चाहिए लासा, हमें क्या चाहिए लासा चाहिए, तो लासा हो जाएगा 3 × 4 × 4 हो जाएगा, डिस्क्राइब कर दे रहे हैं अभी, ठीक ना, 3 × 4 × 4 हो जाएगा। तो देखिए ये आपको संख्याओं का क्या दे दिया है अनुपात, तो एक संख्या हो जाएगा 3 के, अगली संख्या हो जाएगी 4k। अगर इसका मासा लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा k लिखा जाएगा, और k है कितना 4 है, ठीक ना, यानी कि एक संख्या आपकी हो गई 3 × 4 और अगली संख्या हो गई आपकी 4 × 4। इसका हमें क्या चाहिए लासा चाहिए, जब इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा 4 आएगा और 4 आएगा, ठीक ना। तो अनुपात दिया है उसी में मासा से गुणा कर देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। आगे चले, क्योंकि जब संख्याओं का अनुपात लेते हैं तो जो आपका अनुपात बनता है उसमें से सब में से मासा क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ठीक ना, हट जाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला देखिए, किसी संख्या के 1/3 1/2 1/3 और 1/5
का योग उस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। 1/2 लेना है, 1/3 लेना है और 1/5 लेना है। तो कितना ले लीजिए संख्या? 30 ले लें, ठीक ना। संख्या कितना ले लें? 30। देखिए हमने मान लिया कि संख्या अपनी तरफ से मान लिया संख्या है 30। इसका 1/2 लेंगे तो कितना आएगा? 15। 1/3 लेंगे तो कितना आएगा? 10। और 1/5 लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसको जोड़ लीजिए, कितना आया? 15 10 25 6 31। कितना अधिक आ रहा है? 1 अधिक आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना अधिक आ रहा है? 12। 1 बराबर 12, इसलिए संख्या चाहिए 30 बराबर 12 गुणे 30। 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। यक्स मानकर करेंगे तब भी यही करेंगे, ठीक ना। तो हमने क्या ले लिया है? जैसे हमें लेना है किसी का 1/2, ऊपर तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऊपर तो नहीं जा रहा ना ये वैल्यू, ठीक है। देखिए 1/2, 1/3 और 1/5 लेना था। हमने 2 3 5 का क्या ले लिया? एलसीएम संख्या ले लिया, फिर उसका 1/2 1/3 1/5 निकाल लिया, जोड़ लिया। तो अधिक कितना आया? 1। और क्वेश्चन में अधिक कितना है? 12, इसलिए 1 बराबर 12, तो 30 बराबर 360। आगे चले। 30 अपने तरफ से मान लिए, ठीक ना। 30 अपनी तरफ से मान लिया गया है, किससे? 2 3 5 से कटने वाली संख्या। आप 60 भी मान सकते हैं, ठीक ना। 30 कम से कम मानेंगे, उससे छोटा मानेंगे दशमलव में मान आएगा तब भी आंसर बस दशमलव में आएगा। फिर उसके बाद गुणा करेंगे तो फिर वही पहुंचेंगे। आगे चले। हाँ हाँ, एलसीएम मान लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। एक्स मान लेंगे तो एक्स से भी आएगा, फिर घटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चले। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 8। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 8? हाँ, क्या कह रहे हैं? कितना आएगा मन? क्यों? हाँ सही है, देखिए सही कह रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8, 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा किया जाता है तो परिणामों का प्रसरण अवलोकन होगा। अगर आप प्रेक्षण में 2 से गुणा करेंगे तो प्रसरण कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। जैसे आपने n से गुणा किया तो आपका हो जाएगा n² गुना, ठीक ना। अभी कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, पहले क्वेश्चन लगा लीजिए। पहले प्रसरण कितना था? 5 था ना। प्रसरण कितना था? 5। तो आपका नया प्रसरण आपका कह रहा प्रत्येक प्रेक्षण में आपने गुणा किया, प्रत्येक प्रेक्षण में गुणा किया किससे? 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो नया प्रसरण आपका हो जाएगा 4 गुणे 5, या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5, शायद ऐसा ऑप्शन लिखा है, 2 का स्क्वायर गुणे 5, ठीक ना। प्रसरण समझिए क्या है। प्रसरण जैसे आपको संख्या दे दिया गया 8 9 12 15 या 16 कुछ भी दे दिया, ठीक ना। तो आपका पहले इसका माध्य निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य यानी कि 8 + 9 + 12 + 16 कितना होगा? इसको ऐसी संख्या मान लीजिए जिससे कट जाए, ठीक ना। 9 के स्थान पर कुछ दूसरा मान लीजिए। इसको हम 4 ले रहे हैं, इसको 8 ले लेंगे, ठीक ना। 4 और 8, तो माध्य कितना आ जाएगा आपका? बट्टे 4 करेंगे, कितना आएगा माध्य? 10 आ जाएगा ना। तो प्रसरण जो निकालते हैं, प्रसरण आपका होता है माध्य 10 - 4 का स्क्वायर प्लस 10 - 8 का स्क्वायर प्लस 10 - 12 का स्क्वायर प्लस 10 - 16 का स्क्वायर बटे 4 होगा, ठीक ना। अब यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए जब आप इसको दुगना करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, अंतर का स्क्वायर होगा। जब यहाँ दुगना करेंगे कोई चीज़ यहाँ दुगना करेंगे, यहाँ दुगना करेंगे तो यहाँ तो 2 गुना होगा, लेकिन यहाँ जब उसको घटाकर स्क्वायर करेंगे तो कितना गुने में कन्वर्ट हो जाएगा?
स्क्वायर में हो जाएगा। जैसे 2 गुना किए हैं तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना किए हैं तो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात को? आगे चलें? नहीं समझ में आया? हाँ क्या? प्रसरण मुझे इस समय नहीं आ रहा यार, क्या है इंग्लिश में, ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं मुझे। देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसे कुछ होता है ना क्या? हाँ वेरिएंस, सही कह रहे, वेरिएंस होता है। आगे चले, वेरिएंस होता है। अगले पर चलें? हो जाएगा, क्यों क्यों 4 गुना हो रहा है, समझ गए हैं ना? चलिए, यानी कि अगर n गुना हो रहा है तो n स्क्वायर हो जाएगा। प्रत्येक प्रेक्षण होना चाहिए, प्रत्येक n गुना हो रहा है तो आपका प्रसरण हो जाएगा n स्क्वायर गुना। क्या? वो अलग चीज होगी जो आप कह रहे हैं, वो आपका अलग कह रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे कोई प्रेक्षण दिया गया है, आपका औसत या माध्यक पर प्रभाव पड़ेगा ना, वो जो आप कह रहे हैं। प्रत्येक में जोड़ दें, इसमें नहीं, जोड़ने वाला नहीं देगा, जोड़ने वाला देगा ही नहीं, क्योंकि फिर एग्जैक्ट निकल नहीं पाएगा वो, ठीक है ना? स्क्वायर करना है बाद में, फिर उस समय आपको कोई निश्चित वैल्यू देगा, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, आपका जो प्रेक्षण दिए होंगे वो दिया रहेगा, तब निकल सकता है। जैसे प्रेक्षण एग्जैक्ट दे दिया, जैसे 8 दे दिया, 12 दे दिया, 14 दे दिया, 16 दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपको दे दिया, आप बोल दे प्रत्येक में 4 जोड़ा गया, अब इसका नया प्रसरण बताइए, तब कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आपको निश्चित ना करे, वैसे दे दे और प्रत्येक में जोड़ा जाएगा तो नहीं निकल पाएगा फिर, ठीक ना? आगे चलें? अगर निश्चित रहेगा तब तो निकल जाएगा, कोई वैल्यू दे दिया और प्रत्येक में जोड़कर फिर पूछ रहा, तब तो निकल जाएगा। कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, कह रहा कि सब में जोड़ दीजिए, तब नहीं निकल पाएगा। समझ गए बात को? आगे चलिए, वेरिएंस होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। 12 पंचे 60, 60% ब्याज मिलेगा। 12% की दर से है 5 वर्ष के लिए, 12% की दर से कितना है, 5 वर्ष, तो कितना परसेंट बन जाएगा, 60% ब्याज बनेगा। कितना परसेंट बनेगा, 60%। और मिश्र धन कितना बनेगा, 160%। तो 5,000 का कितना निकाल लीजिए, 160%। 5,000 का 8/5 कहिए या 160/100 कहिए, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक ना? चाहे इसी को डायरेक्ट 5,000 का कितना कहिए, 8/5 कहिए, 8/5 ही बनेगा ना। चलिए, कितना आ जाएगा ये, 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। किसी वस्तु को, अगले पर चलें। किसी वस्तु को 350 में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, बताएंगे? $350 से 340 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5%, ठीक ना? यानी कि 10 रुपये से कितने का, 5% का अंतर पड़ता है, कितने पर, 10 रुपये पर। हमें सीपी चाहिए 100% रहा होगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बता दे रहे, देखिए कह रहा है कि 550 में बेचा गया, सॉरी 450 में, 350 है, कोई भी 50 ले लीजिए, 350 है और आपका है 340।
40। तो यहाँ से यहाँ जब बेचे तो लाभ में 5% का अंतर आ गया। रुपए में कितना अंतर आया? 10 रुपये का अंतर, यानी कि 5% बराबर कितना है? 10 रुपया है। क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी कास्ट प्राइस 100% होगा, तो आपका 100% हमें निकालना। हमने यहाँ 20 से गुणा किया तो यहाँ पर किससे गुणा हो गया? 20 से 200 हो गया। और बेसिक करें? और बेसिक करना पड़ेगा नहीं ना? चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? कितना बचेगा? बंद हो गया क्या? थोड़ा बीच बीच में उस पर उंगली रखते रहिए ना, फिर रख देंगे तो चलता रहेगा। या एक सीट पीछे बैठेंगे तो इसमें भी क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा आपको, थोड़ा ज़्यादा लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए पहला कोई ये आपका 11 नंबर का बताइए, 3 आएगा, ठीक ना। रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 आ जाएगा, अगला रिमाइंडर कर दे क्वेश्चन कहिए तो। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए करना पड़ेगा ना। देखिए जो नया रिमाइंडर आपका आएगा, नया शेषफल आएगा, वो आपका आएगा R1 प्लस R2 अपान डी। कितना है? 1 और 2 ना, बटे 7, यानी कि 3/7 नया रिमाइंडर आपका हो जाएगा 3 कहिए तो। और बेसिक कर दें। आपने किसको भाग किया था? कर दे रहे हैं, देखिए किसको भाग किया था? संख्या x को किससे? 7 से, तो 1 आया शेषफल। हमने मान लिया कि संख्या 8 थी, इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा ना शेषफल। अगला आपने y को भाग किया तो शेषफल कितना आया? 2। इसका मतलब यहाँ संख्या मान ले रहे हैं 9 है, तो हमें ये 8 और 9 को जोड़कर, यानी कि x प्लस वाई का पूछ रहा है, इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 8 प्लस 9 कितना हो गया? 17। 17 को 7 से भाग करेंगे कितना आएगा शेषफल? 3 आएगा, ठीक ना। 3 हो जाएगा शेषफल। आगे चलें, चलिए। अब ऐसा ना क्वेश्चन हो कि एक जगह 7 से भाग कर रहा हो, एक जगह 5 से कर रहा हो, तो फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। दोनों जगह एक ही संख्या से भाग हो रहा होगा तभी रिमाइंडर जुड़ेगा। आगे चले। हाँ, एक क्या कह रहे हैं? एक संख्या को और भाग दे दे। हाँ तब भी वही आएगा। मान लीजिए एक संख्या को और भाग किया और अब की बार उसका शेषफल आ गया 5। अब इसमें बताइए शेषफल कितना आएगा? आप ही से पूछ रहे हैं, अमित से। कितना आएगा इसमें? हाँ 1 आएगा। फिर अगर 7 से बड़ा हो गया तो भाग देना है फिर बाद में, ठीक है ना। चलिए अगले पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अगला बताइए क्वेश्चन। आप लोग भी प्रयास करा करिए, जब तक हम हमारे भरोसे मत बैठे रहा करिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 12। ए अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है या कर सकती है, जबकि बी साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती है। या सी अकेले कार्य को 64 दिन में पूरा कर सकती है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए किसका किसका टाइम दिया है। ए का दिया है, फिर ए बी का दिया है, फिर सी का दिया है। ए का अकेले दिया है ना, कितने दिन में? 32 दिन में। ए अकेले कर सकता है 32 दिन में, और ए बी कर सकते हैं कितने दिन में? 24 दिन में, और सी कर सकता है 64 दिन में। एलसीएम क्या बनेगा इसका? 32, 24, 64 का एलसीएम, हाँ
192, 192। 192 को 32 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 बार जाएगा। 24 से भाग करेंगे कितनी बार? 8 बार। 64 से भाग करेंगे 3 बार ना, 3 बार। तो आपका ए का क्षमता पता चल गया, ए बी का पता चल गया और सी का पता चल गया। हमें बाद में किससे कराना है? बी और सी से। तो सी की क्षमता पता, हमें बी का पता करना है। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? बी की क्षमता, बी की क्षमता हो जाएगी 8 माइनस 6 यानी कि 2। इसलिए हमें कार्य किससे कराना है? बी सी से। बी प्लस सी का समय, बी प्लस सी का समय, टोटल कार्य कितना? 192। और बी और सी की क्षमता कितनी हो गई? 3 और प्लस 2 5। 192/5 कितना बनेगा? 192/5। अब तो आगे बताइए यार, 192/5 कितना बनेगा? 38 सही 2/5। समझ में आया है? ए कर रहा 32 दिन में, ए बी कर रहे हैं 24 दिन में और सी कर रहा है 64 दिन में। हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जो होता है ये होता है कुल कार्य। टोटल कार्य हो गया 192 यूनिट, जिसमें ए करेगा एक दिन में 6 यूनिट, ए बी करेगा एक दिन में 8 यूनिट। कैसे पता कर रहे हैं? 192 को 32 से भाग किया है, 192 को 24 से, 192 को 64 से। तो ये ए और ए प्लस बी और सी की क्षमता आ गई। हमें लास्ट में किससे कराना है? बी सी से। तो बी का क्षमता नहीं पता चल रहा है, तो बी का इन दोनों से निकाल लेंगे, 6 और 8 से। 6 ए करता है 6 और ए बी करते हैं 8, इसका मतलब बी करता है 2 यूनिट। फिर बी सी का क्षमता बी सी से कराना है, बी सी की क्षमता हो जाएगी 3 प्लस 2 5। इसलिए समय लगेगा 192/5। आपका हो जाएगा 38 सही 2/5। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, कह रहा 5 वर्गों का परिमाप क्रमशः 24, 32, 40, 76 और 80 है। उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 24, 32, 40, 76 और 80। 24, 32, 40, 76 और 80 ये परिमाप है पहले जो वर्ग हैं उनका। इसके अनुसार इनकी भुजाएं लिख लेंगे। भुजा कितनी बनेगी? कितना भुजा बनेगा इसका? बटे 4 करेंगे ना, ये क्या है? ये परिमाप है। तो आपका भुजा हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 10, इसका 19, इसका हो जाएगा 20। हमें जो नया वर्ग है इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है नए वर्ग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा? 36, इसका 64, इसका 100, इसका 361 और इसका 400। सबको जोड़ देंगे तो नए वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो सब आपका नए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 961। ठीक ना? किसका स्क्वायर है ये? 31 का। ये हो गया क्षेत्रफल, इसलिए भुजा क्या हो जाएगी? 31। और इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा? 31 गुणे 4, 31 गुणे 4, 4 124। ठीक है ना? आगे चलें। अगले पर आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, करना आपको है। क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफिकेशन है, करके बताएंगे आप। 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 3 सही 1/4 हो जाएगा। इसको मिटा दें। देखिए वर्ग में कुछ चीज़ें आती हैं, वो आपको याद रखना है। एक तो आप क्या आता है, परिमाप, सबको पता है ये कितना होगा 4a। क्षेत्रफल कितना होगा a², और क्षेत्रफल क्या होगा d²/2, और क्षेत्रफल क्या होगा परिमाप का स्क्वायर। आ गया, परिमाप का स्क्वायर बटे 16। ये 3 चीज़ें याद रखना है, ठीक ना। ए का स्क्वायर बटे में d²/2 और परिमाप का स्क्वायर बटे 16। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 लिख लीजिए, चाहे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। कभी कभार पूछता है इसमें से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल नहीं है या वर्ग के क्षेत्रफल को नहीं निरूपित करता है। ये 3 लिखा रहेगा, उसमें से एक नहीं रहेगा, ठीक है ना। चाहे भुजा के संबंध में लिखा हो, चाहे विकर्ण, ये डी लिखा है भाई, चाहे विकर्ण के संबंध में और चाहे परिमाप के संबंध में, पैरामीटर के संबंध में। आगे चलें। चलिए, विकर्ण आप लोग जानते हैं, वर्ग का विकर्ण होता है a√2। वर्ग का विकर्ण होगा a√2। अगला क्वेश्चन बताएं आप लोग, 14 नंबर। सबका हो गया, कर लेंगे ना 13 नंबर। हाँ, नहीं होगा 13 नंबर नहीं, 14 नंबर है। कितना 13 सही 3/10 बी ऑप्शन। 108 में भाग हो जाएगा 9 से, 12 9 या 108 12 हो गया। इधर आपका हो गया 4 दूनाई, सॉरी 4 तिहाई 12, 1 13, 13 और 2 से कट जाएगा तो यहाँ हो गया 2 आपका 10, 13/10 ना। 12 प्लस 13/10, 12 प्लस 13/10, एक उसमें से आएगा, 12 1 13 हो गया, 13 सही 3/10। आगे चलें, हो जाएगा ना। अभी से पूछ रहे हैं, कर लिए हैं। नेक्स्ट चलिए, पंद्रह नंबर बताइए। 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। 85 से छोटी कितनी सम संख्याएं होंगी, 85 से छोटी कितनी सम संख्याएं 42, ठीक ना। 85 से छोटी जो सम संख्याएं होंगी वो 1 से लेकर 2 से लेकर कहाँ तक होंगी, 2 4 84 तक ना। इसमें जो सम संख्याओं की संख्या है, संख्या हो जाएगी कितना 84/2, यानी कि 42 संख्या होगी। संख्याओं की संख्या होगा 42। हमें योग चाहिए प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्या, प्रथम n सम संख्या या प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, चाहे कहिए प्रथम सम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या सम संख्या का योग n इंटू n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 42 गुणे 43, 42 गुणे 43, n इंटू n प्लस 1 प्रथम n सम संख्याओं का योग या प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1 कितना आया
1806। चलिए, प्रथम यन विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम यन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, एन स्क्वायर। विषम का क्या होगा योग, एन स्क्वायर होगा। सम का क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 होगा। आगे चलें, अब देख लीजिए थोड़ी चीजें देखें। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान 6। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग एन इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। प्रथम एन सम संख्याओं का योग आपका होगा एन इंटू एन प्लस 1। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर, ठीक है ना। प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन चाहे हम ऐसे लिख दे, समझ जाएंगे ना टेक्निकल भाषा, 2n का स्क्वायर, ठीक ना। ये सम है 2n और उसका स्क्वायर का सम चाहिए, क्या होगा, यल इंटू यल प्लस 1 यल प्लस 2 अपान 6। यहाँ एन नहीं लिखे हैं जानबूझकर, यहाँ जो यल होगा वो लास्ट वाली संख्या होगी, ठीक ना, लास्ट वाली संख्या। इसमें चाहे आप सम का कहे चाहे विषम का, दोनों एक ही होगा। चाहे सम का कहे चाहे विषम का, दोनों एक ही होगा। अभी क्लियर कर दे रहे हैं इसको, यल इंटू यल प्लस 1 इंटू यल प्लस 2 अपान 6। और वैसे अलग अलग एन के फॉर्मेट में याद करेंगे तो अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ेगा, और अगर लास्ट टर्म के फॉर्मेट में याद करेंगे तो सीधा यही याद कर लेंगे, ठीक ना। जैसे आपको कह दे मिटा दे इसे, लिखेंगे, लिखिए मत, याद करना है, ठीक ना। कॉपी में किताब में तो लिखा ही है। क्योंकि किताब में लिखी हुई विद्या कभी समय पर काम नहीं आती है, जब जरूरत पड़ता है, ठीक ना। उतना काम आएगा जितना दिमाग में है। और कोई छूट रहा है, नहीं ना, इतना ही लगभग पूछता है। समांतर, आजकल समांतर श्रेणी बहुत पूछ रहा है तो उसका याद रखना है, ठीक ना। समांतर श्रेणी वाला याद रखना है, एपी वाला। समांतर श्रेणी याद रखना है, समांतर श्रेणी का यल या टी एन आपका होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म या एनवा टर्म समांतर श्रेणी का, एपी जिसे कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका जो सम होगा वो होगा एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को याद करते हैं एन बाई 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल समांतर श्रेणी में। आगे चले, क्वेश्चन आएगा तो फिर गुणोत्तर भी बताएंगे। हाँ, पहले यार दो याद कर लीजिए ना, समांतर याद रहेगा तो हरात्मक उसका उल्टा होता है। आपको गुणोत्तर पूछना चाहिए था, ठीक ना, गुणोत्तर श्रेणी पूछना चाहिए था। हरात्मक का उल्टा, सॉरी, समांतर का उल्टा होता है हरात्मक, ठीक ना। चलिए इसको देख लीजिए, ये थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो। इसका मतलब ये है कि जो ये फॉर्मेट लिखा है, जैसे आपसे कह दे कि प्रथम भी सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग,
तो अगर आपसे ऐसे लिख दिया हिंदी में, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक ना। तो यहाँ यल बराबर 20 नहीं लेना है, यल बराबर क्या लेना है, 40 लेना है। जो प्रथम 20वीं संख्या होगी सम, वो 40 होगा, लास्ट टर्म हमें लेना है। समझ गए बात को, बस इतना यहाँ ध्यान रखना है। और अगर ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 42 का स्क्वायर या 40 का स्क्वायर, कुछ भी है तो हमें लास्ट टर्म लेना है, ठीक ना। और ऐसे हिंदी में लिख दिया तो दुगना लेना है। और अगर विषम वाला लिखा तो आप दुगना करेंगे, उससे एक अधिक लेना है, सॉरी उससे एक कम लेना है। जैसे 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो हाँ 20वीं प्राकृतिक विषम संख्या क्या होगी, 19 होगी, ठीक ना। वहाँ पर हमें क्या लेना है, लास्ट में 19 लेना है। समझ गए बात को। तो भाई 20वीं प्राकृतिक विषम संख्या या 20वीं विषम संख्या क्या होगी, ऑड नंबर, 19 ही तो होगा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 39 होगा, 10वीं होगी वो, ठीक ना, 39 होगा। आगे चलें, अपने समझ से बोल रहे थे वही, लेकिन 19 आ रहा था। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 15 नंबर का, ये तो हो ही गया। 16 नंबर बताइए। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 3 मीटर कपड़े से 8 वस्त्र बनाने हैं। वह इस कपड़े से कुल कितने वस्त्र बना सकता है। 37.5 बट्टे 3 गुणे 8 वस्त्र बनेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, 3 मीटर में 8 कपड़ा, इसलिए 37.5 में कितना कपड़ा बनेगा, 3 मीटर में दिया है 8 वस्त्र, इसलिए 37.5 मीटर में कितने वस्त्र, 8 बटे 3 गुणे 37.5 वस्त्र। कितना बन जाएगा, 100। यही आ रहा ना सबका। अगला देखिए 17 नंबर का, साफ साफ दिख रहा है उसमें, 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 हो जाएगी, 3 वर्ष में। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, ठीक ना, 3 वर्ष में हो जाएगा। देखिए आपका 1331 होना है कितना, 1000, कितना बनेगा ये, 11 बटे 10 का क्यूब बनेगा, 11 बटे 10 का क्यूब। तो समय आपका हो गया, ये समय आपका क्या हो गया, 3 हो गया। अगर हम कहें अर्धवार्षिक बताइए कितने समय में बन जाएगा, अर्धवार्षिक कितना हो जाता, 1.5 वर्ष हो जाता, ठीक ना। अर्धवार्षिक क्या हो जाता, 1.5 वर्ष हो जाता। समझ गए बात को, वार्षिक 3 वर्ष होगा। आगे चले, लेकिन वहाँ पर रेट उस समय क्या होगा, 20% होगा। उस समय रेट वार्षिक होगा 20% और अर्धवार्षिक होगा 10%। नेक्स्ट चलें, कर लेंगे, बेसिक तो नहीं कराना पड़ेगा ना इसका। ए बराबर पी इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, अनुपात निकाल लीजिए और उसका क्यूब बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, पावर 4 बना लीजिए। जितनी पावर बनेगा उतना आपका समय हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, यदि काश x बराबर -3 बटे 5 और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो साइन x का मान ज्ञात करें। तो तीसरे में क्या होगा,
दोनों ही माइनस में होंगे, केवल tan प्लस में होगा, ठीक ना। दोनों ही माइनस में होंगे, केवल tan प्लस में होगा। तो आपका साइन का मान हो जाएगा -4/5, -4/5 यही आ रहा ना सबका, -4/5। देख लीजिए, बता दे रहे। तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। ये आपका है इस प्रकार से, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, यही है ना। इसमें आल प्लस AS साइन tan और कॉस ASTC, इसमें सभी प्लस में रहेंगे। इसमें साइन वाला प्लस, उसका उल्टा कॉसेक प्लस, इसमें tan और काट प्लस और इसमें कास और सेक प्लस, बाकी सब माइनस, ठीक है ना। हमें तीसरे कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट में है कास, जहाँ पर कास कितना दिया है -3/5, इसलिए साइन जब बनाएंगे तो साइन आपका बनेगा -4/5, 3 4 5 बनेगा, ट्रिपलेट 3 4 5, इसलिए -4/5 बनेगा। यहाँ तीसरे कोऑर्डिनेट में कास और साइन दोनों ही किस में होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है ना। आगे चलें, tan किस में होगा, प्लस में। अगर tan आपसे पूछता तो tan आपका बनता 4/5, कहाँ 4 कौन 5 बोल रहा है, 4/3, लंब बटे आधार होगा ना, 4/3 होगा। अरे भाई प्लस प्लस क्यों होगा, ये समझ लीजिए। ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y था, ठीक ना। तो x डैश y डैश दोनों ही किस में होंगे, माइनस में होंगे। ये भी माइनस में होगी, माइनस में होगा। इसमें एक आधार होगा और एक क्या होगा, लंब होगा। जब दोनों माइनस में होंगे तो लंब बटे आधार बनेगा, तो दोनों माइनस माइनस में रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। आगे चले, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना के में प्रतिशत त्रुटि है। तो आप संख्या क्या ले लीजिए, 15 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 15 ले लीजिए। एक बार आपको गुणा करना था 5/3 से, आपने गुणा कर दिया 3/5 से। 5/3 से करना था, 3/5 से गुणा किया संख्या में, हमने संख्या ले लिया 15। जब आपको 5/3 से गुणा करना था, यानी कि 25 आना चाहिए था, लेकिन आपने प्राप्त कितना कर लिया, 9 कर लिया, त्रुटि हो गई, ठीक ना। कितना आपने त्रुटि किया है, 16 का, किस पर, 25 पर। कितना हो गया, 64%, 64% हो जाएगा, ठीक है ना, 64% हो जाएगा। यक्स से करेंगे तब भी आएगा, फिर कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हमने संख्या मान लिया कितना है, 15। 15 में हमें गुणा करना था, ये कहीं है नहीं, हमने अपनी तरफ से माना है, क्योंकि हमें 5/5 से भी काटना है, 3 से भी काटना है। तो 15 ले लिए, तो आना चाहिए, सही उत्तर आना चाहिए 25, और आपने 3/5 से गुणा किया तो आपका गलत उत्तर आ गया 9। तो कितने का त्रुटि हो गया, 16 का, किस पर, 25 पर, ठीक ना। आगे चले, अगला पेज। कह रहा, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कौन बताएगा, 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी।
6.28। बताइए और लोग बताएं। हम ही कर दें? देखिए, हाँ बता रहे हैं। देखिए, अगर पूरा चक्कर चलेगी तो कितना चलेगी? अगर कोई सुई मिनट की पूरा चक्कर चलेगी तो कितना चलेगी? परिधि चलेगी, 2 पाई r चलेगी। एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगा 2 पाई r, जो कि कितने मिनट में चली होगी? 60 मिनट में। ठीक ना? मिनट की सुई पूरा एक चक्कर कितने समय में करेगी? 60 मिनट में। 60 मिनट में चली गई दूरी हो जाएगा 2 पाई r। 60 मिनट की दूरी कितना हो गया? 2 पाई r। हमें बताना कितने मिनट का है? 40 मिनट का बताना है। ठीक ना? तो जाएगा 2 पाई r बटे में 60 गुणे 40। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन है? नहीं ना? अब जो सुई की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी त्रिज्या। सुई की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या r। r बराबर दिया, सुई की लंबाई कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर रख लीजिए इसमें। हो जाएगा 2 पाई का मान कितना बोला रखने को? 3.14 गुणे 1.5 बटे, ये 3 हो गया, गुणे 2 कर दे रहे, काट दिए हमने। ठीक ना? अब सॉल्व कर लीजिए इसके बाद। कितना बता रहे हैं? अच्छा, 6.28 सबका आ रहा है। किसी का डी ऑप्शन तो नहीं आ रहा है? टू पाई नहीं हो सकता है आंसर? हाँ, बोलने से नहीं यार, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे आपने आंसर बताया, कह दिया कि 3 पॉइंट कितना 6.28 बता रहे हैं ना, तो ये 2 गुणे 3.14 भी तो है। 2 पाई नहीं लिख सकते थे आंसर? ऑप्शन है डी वाला। हाँ, ध्यान दीजिए थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। उसमें लिखा थोड़ा सा बारीकी है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है? मीटर लिखा है। ठीक ना? आंसर किस में देना है? सेंटीमीटर में देना है। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि आपने ये मान किस में रखा है? सेंटीमीटर में रखा है। ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ना कि मीटर में आएगा। अगर यहाँ पर 2 पाई के स्थान भी सेंटीमीटर हो जाता तो दोनों आंसर सही हो जाते। ठीक ना? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग ध्यान दे रहे कि नहीं तो कोई हो सकता है 2 पाई मार के आए। अगला देखिए, नेक्स्ट पर चलिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 9801। इसमें कुछ करना नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, कहिए तो करा दें। कॉन्सेप्ट के लिए बता दे रहे हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे? पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबको पता होगा।
9,999। फिर आप 9,999 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, किससे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, शेषफल। उस शेषफल को रिमाइंडर जो आ जाएगा उसको क्या कर देंगे, 9,999 में से घटा देंगे। ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट है। और वैसे देखिए साफ साफ दिख रहा है। एक तो आपके पास इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है 9,000, एक संख्या आपका 9,000 ना, किसका वर्ग संख्या बनेगा, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है ना, जैसे नहीं दिख रहा है, नहीं है, सॉरी, 9,000 आपकी वर्ग संख्या नहीं है। 9,999 भी नहीं होगा, 9,008 भी नहीं होगा, तो आपका बनेगा 9801, 9,801। ठीक ना। और कुछ नज़दीक होता तो ऐसे करेंगे, भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकाल लेते हैं ना भाग विधि से, पेयर पीछे से बनना शुरू होगा, 2 2 का पेयर बनेगा। अब इसमें भाग जब करेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 9 81। ठीक ना। चलिए अगले पर आ जाइए, 22 नंबर बताइए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। करेंगे, कोशिश करिए। चलिए हम करते, देखें। आपका जो उम्मीदवार 92 कितना पाया है, 9261 मत पाया है, वो वैध मतों का कितना पाया है, 75% पाया है। ठीक ना, वैध मतों का 75% पाया है, या 3 पाया है, चाहे जो कहिए। कुछ लोग इसी को कहते 3 पाया है, 5 में से कितना, सॉरी 4 में से कितना पाया है, 3 पाया है। कुछ लोग इसी को कहेंगे 4 में से कितना पाया है, 3 पाया है। 3 बराबर कितना है, 9261 है। इसलिए वैध मतों की संख्या अगर हम निकालना चाहे तो 4 बराबर हो जाएगा, 9261 बटे 3 गुणे 4, तो आपके हो जाएंगे वैध मत। हम क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना शुरू किए हैं, स्टेप से आगे आ रहे हैं। ठीक ना, वैध मतों की संख्या, तो वैध मत हो जाएंगे 9261 गुणे 4 बटे 3, कितना बनेगा ये, ना कटे तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे और भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना, ऐसे रहने दीजिए, आगे और भी कैलकुलेशन करना। अब देखिए, यानी कि हमें वैध मतों की संख्या पता चल गया, इतना है। और ये पड़े मतों का कितना है, 98% है, क्योंकि 2% क्या हो गए, अमान्य हो गए। जितना मत पड़ा उसमें से 2% अमान्य हो गए। जैसे कुल मत जो भी पड़ा, मान लीजिए 100% पड़ा कुल मत, अभी मैं सूची की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल 100% मान लीजिए अगर पड़ा है, तो उसमें से 2% क्या हो गया, अवैध, यानी कि वैध कितना हुआ, 98% हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अब हम निकालेंगे पड़े हुए मत। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये कितने परसेंट का मान है, 98% का मान है। कितने का है, 98% का। हमें 100% का चाहिए, 9261 गुणे 4 बटे 3 गुणे 100 बटे 98, या 50 बटे 49। ठीक ना। अब ये जो हमें मिल गया, ये क्या हो गया, ये हो गया पड़े मत, पड़े मतों की संख्या।
यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं ना? क्वेश्चन को पीछे से आ रहे हैं आगे की तरफ, आगे से भी सॉल्व करेंगे तब भी ऐसे होगा, फिर थोड़ा उसमें आपको मानना पड़ेगा। इतना हो गया। अब आपसे कह रहा कितना पड़ा था? नहीं भाई, 75% ने मत दिया है। कितना दिया है? 75% ने मत दिया, यानी कि ये अब आपका टोटल का जो सूची का है उसका 75% ये हो गया। ठीक ना? ये तो हो गया जो पड़े मत, हमने उसको 100 माना, उसके अनुसार हुआ, 100% निकाले पड़े मतों का। अब जो टोटल सूची में था उसका केवल 75% पड़ा, ये पड़े मतों की संख्या हो गई थी, किसका मान हो गया? 75% का। कितना? 9261 बटे में कितना है? 3 गुणे 4, थोड़ा मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ पर, 50/49। इसलिए हमें चाहिए सूची का मत, वो भी 100% होगा टोटल का, तो हो गया 9261/3 गुणे 4 गुणे 50/49 और गुणे 100/75 लिखिए या 4/3 लिखिए। 9261 हो गया बटे 3 गुणे 4 गुणे 50/49 और गुणे 4/3। सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका भी बता देंगे, आगे से भी सॉल्व करना बता दे रहे हैं, पहले इसको कर लीजिए। नहीं कट रहा है, 49 है भाई, 40 दिखाई पड़ रहा लास्ट में, 49 है ये। कितना? कितना? 168, 16,800। चलिए 16,800। दूसरा भी तरीका बता दे रहे हैं, ये हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा लग रहा हो, आगे से सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9261 है कोई किसी का वर्गवर्ग? हाँ 21 का क्यूब है, तो वही ऑप्शन बनेगा जिसमें 7 से कट रहा होगा या 21 से कट रहा होगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक ना? आपका वही आंसर बन सकता है, जैसे कह रहे हैं कि 9261 जो है 21 का क्यूब है, सबको पता है 9261 क्या है? 21 का क्यूब है। तो हो सकता है जो भी बने, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पर 75%, 49%, 2% जो भी बन रहा है उसमें कहीं भी 7 नहीं बन रहा, तो 7 से जो ऑप्शन कटेगा वो आंसर बनना चाहिए। ठीक ना? ऐसे भी कर सकते थे, एक ही ऑप्शन हो सकता कट रहा हो। देखिए दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए देखिए कह रहा है कितना मत पड़ा हुआ? 75%। कितना मत पड़ा हुआ फिर से देख ले, कितना मत पड़ा हुआ है? 75%, यानी कि कितना हुआ? 3/4। इतना मत पड़ा। आगे आपसे कह रहा है कि जितना पड़ा है उसमें से 2% अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ? 98%, यानी कि 49/50। ठीक ना? अब जितना वैध है उसमें से कितना पाया है वो? 75% पाया है, वो पाया है 3/4। तो ये हुआ उम्मीदवार का मत और ये हो गया कुल मत। ठीक ना? हम कुल से किधर की बढ़ रहे हैं? उम्मीदवार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नीचे जो आ रहा है ये कुल मत है, और जो ऊपर आ रहा है वो उम्मीदवार का मत है। हमें जो दिया है वो दिया है किसका मान? 3 गुणे 49 गुणे 3 का, और हमें पता करना है 4 गुणे 50 गुणे 4 का, यानी कि आपका ये मान कितना दिया है? 9261। इसलिए इसको पता करेंगे तो 9261 बटे में 3 गुणे लास्ट में जो लिखा था वही मिलेगा, और गुणे में 4 गुणे 50 गुणे 4।
ठीक ना, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। आगे चले। मेन ये होता है उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर में तो क्या क्लिक किया, मेन ये होता है ना कि आपको, मेरे दिमाग में पहले आया कि पीछे से ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर दिमाग में आगे से भी कर सकते थे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन। तेईस नंबर, 100 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन एक छात्र द्वारा क्रमशः 40 और 5.1 के रूप में गणना की गई थी। गणना करते समय प्रेक्षण का 40 के बजाय 50 ले लिया था, तो माध्य और विचलन सही क्या है? माध्य और विचलन सही क्या है? करेंगे। नहीं आ रहा है? देखें, 40 के बजाय क्या ले लिया? 50। 40 के बजाय क्या ले लिया? 50 ले लिया। 40 के बजाय ले लिया, 40 होना चाहिए था, ले लिया 50, यानी कि 10 बढ़ा के ले लिया। 10 की कमी होना चाहिए था। ये 10 की कमी किस में बटेगी? 100 प्रेक्षण में बटेगी। तो प्रत्येक का कितना कम हो जाएगा? 0.1 कम हो जाएगा। 0.1 कम हो जाएगा। तो पहले औसत क्या दिया है इसका? 40 दिया है ना। अब का औसत हो जाएगा -0.1। कितना हो जाएगा? 39.9। ठीक ना, प्रत्येक में कमी आ जाएगा। जैसे 10 ज़्यादा ले लिया तो 10 कम होना चाहिए। वह 10 कितने में बढ़ जाएगा? जितना संख्या है 100 लोगों में बटेगा, तो प्रत्येक में कितने की कमी दिखाई पड़ेगी? 0.1 की कमी दिखाई पड़ेगी। तो जो पहले औसत है या जो औसत उसने निकाला है उसमें इतने का कमी रहेगा सही औसत में। सही औसत ये हो जाएगा उसका 39.9। है कोई ऑप्शन? दो दो है। क्या कह रहे हैं? अब पूरा विचलन निकालेंगे तो उससे अच्छा कुछ करना नहीं है। 50 विचलन होगा नहीं, क्योंकि पहले विचलन है 5.1। ठीक ना, तो बहुत ज़्यादा विचलन बनेगा तो 5 बनेगा, तो आंसर लगा लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलें। पूरा विचलन मत निकालिए, इतने की कमी यहाँ आया है उतना विचलन में भी कमी आ जाएगा। ठीक ना, पहले विचलन कितना लिखा है? 5.1। अब विचलन हो जाएगा 5.1 माइनस 0.1 या 0.1, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलें। क्योंकि दो ऑप्शन हमारा फंस रहा था, कौन सा? एक बी और एक डी। ठीक ना, तो एक में विचलन दिया है 5 और एक में विचलन दिया है 50। तो पहले विचलन 5.1 है तो 50 तो हो नहीं जाएगा, डायरेक्ट इतना बढ़ेगा नहीं। इतना तभी बढ़ेगा जब किसी संख्या से गुणा होगा। ठीक ना, आगे चले, नेक्स्ट पर चलिए। किसी वृत्त में 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का केंद्र कोण 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रच्छेदित करता है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, पाई में बताना है। बताइए। हाँ, 105/पाई। और लोग बताएं क्या लगाएंगे, ये तो बोलिए। हाँ हाँ, वो भी लगा सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो आपका 2πr θ/300
60, ठीक ना, इससे भी कर सकते हैं। और चाहे आप लगा लीजिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक ना, थीटा बराबर L/R। बस ये ध्यान रखना, यहाँ 60 डिग्री दिया, इसको हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब ये फॉर्मेट लगाएंगे तो यहाँ कोड आपका किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक ना। कोड कैसे दिया, यहाँ पर हमारा कोड दिया 60 डिग्री, लेकिन इसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो ये हो गया पाई बाई 3, चाप दिया इसमें 35 बटे त्रिज्या, कर लीजिए, ठीक ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक ना। आप ये जो कह रहे थे वो कह रहे थे त्रिज्यखंड की परिधि, ये जो कह रहे थे ये कह रहे थे कि क्या लगा लीजिए, त्रिज्यखंड का परिधि का फॉर्मेट लगा लीजिए, ठीक ना। त्रिज्यखंड का परिधि चाहे कहिए चाहे इसी को चाप कहिए, एक ही बात है, जो कि क्या होगा 2 पाई R थीटा बटे 360। अब यहाँ जब थीटा रखेंगे तो सीधा 60 डिग्री रखा जाएगा, ठीक ना। इस फॉर्मेट में जो थीटा रखा जाएगा 360 आपका बन रहा है, यहाँ पर थीटा डिग्री में रखा जाएगा, और इस फार्मूले में थीटा जो रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा, रेडियन में रखा जाएगा। आगे चले, यहाँ पर त्रिज्यखंड की परिधि रखा जाएगा 35, ठीक है ना। चलो आगे चलिए, कितना बना 105 बटे पाई, ठीक है ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर आ जाइए 25, ए बी और सी सभी एक ही स्थान पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों समान रास्ते से जाते हैं। हालांकि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं। इसके अलावा ए बी से 50 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं, ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितनी देर बाद सी ने यात्रा शुरू की, बताइए। कर्ण सिंह कह रहे हमारे पेपर में नहीं आएगा ये। कोशिश करिए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही ना, परेशान मत होइए, कुछ तो अपना दिमाग लगाइए। ABC 3 लोग हैं, तीनों यात्रा शुरू करते हैं। एक चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। आगे आपसे कहता है इसके अलावा ए बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। ये जो है 5 घंटे पहले यात्रा शुरू कर देता है। यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितनी देर बाद सी ने यात्रा शुरू की, ठीक ना। तो देखिए एक ही पॉइंट से, देख लीजिए क्वेश्चन, एक ही पॉइंट से चलना शुरू किए हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन ए जो है वो 5 घंटे पहले चलना शुरू कर दिया। ये जो है कितना घंटे पहले चलना शुरू किया है, 5 घंटे पहले, और 5 घंटे पहले चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 5 घंटे में चली गई दूरी, ये जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ठीक ना। कितना चलेगा 5 घंटे में, 300 किलोमीटर। कितना चलेगा, 300 किलोमीटर। ये तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, 300 किलोमीटर। ये यहाँ पर कहीं पहुँच गया है, इसके बाद बी चलना शुरू करता है, इसके बाद बी इसका पीछा शुरू करता है और किससे चलता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, और आगे कहीं मिलता है इससे, आगे कहीं मिलता है, ठीक ना, आगे कहीं मिलता है। और सी चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये भी इसको इसी पॉइंट पर मिलता है जाके, ठीक ना, इसको आगे जाकर इसी पॉइंट पर मिलता है। तो देखिए
अब आपका ये गैप कवर कर रहे हैं, ये कौन सा गैप कवर होगा, यही गैप कवर होगा। तो एक रिलेटिव स्पीड आपकी क्या बनेगी, एक तो बनेगी 75 माइनस 60, ठीक ना। जितने समय में आपका रिलेटिव स्पीड हो गया, इसका 75 इसका 60 हो गया, तो 75 माइनस 60 से रिलेटिव स्पीड ये गैप आपका है, ये जब गैप कवर हो जाएगा तो आगे कहीं भी ए को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। जो ये इनके बीच का 300 मीटर का 300 किलोमीटर का गैप हुआ, ये जब कवर हो जाएगा तो आगे बी कहीं सी सॉरी बी जो है ए को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। और एक रिलेटिव स्पीड आपकी क्या बनेगी, ए और सी की, ए और सी का ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 60, ठीक ना। ये हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 15, ये हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। कितना समय लगेगा इसको कवर करने में, इसको कितना समय लगेगा 300/15, कितना घंटे 20 घंटे। इसको कितना समय लगेगा 15 घंटे, ठीक है ना। बी को लगा 20 घंटे और सी को कितना लगा 15 घंटे। तो आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितनी देर बाद सी ने यात्रा शुरू की। तो 5 घंटे पहले चल लिया है और 15 घंटे ये हो गया। ये जो है 5 घंटे चल चुका था ना, उसके बाद सी ने चलना शुरू किया, कितना समय लगा 15 घंटे लगा कवर करने में इसको। तो 5 घंटे पहले का और 15 घंटे बाद का टोटल कितना हो गया। कहाँ गलत हो रहा है भाई, टाइम ये गलत दिया है लग रहा है। हाँ हाँ तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए। चलिए अभी बताते हैं, अगले पर आ जाइए, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है।
गया ना, 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ना समझ में जैसे एक बार बता दें क्यों इसको बताएं, थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्या कह रहे हैं, आगे आइए, लिस्ट पर चलते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो कल फिर पूछ लीजिएगा। 26 नंबर बताइए, ये तो हो गया ना 26 सबका। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से डाकघर गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा। ये पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात करना है। क्या निकाल लेंगे इसमें, औसत चाल। क्या निकाल लेंगे, औसत चाल। गया है और आया है समान डिस्टेंस, इसलिए औसत चाल होगा 2xy/x + y। औसत चाल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2xy/x + y। ये कब होगा औसत चाल, तो आप समान डिस्टेंस जाते हैं, समान डिस्टेंस आते हैं, x चाल से जाते हैं, y चाल से जाते हैं, वापस आते हैं। या उतना ही दूरी आगे जाते हैं, या किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर, तो अलग अलग चालों से। औसत चाल क्या बन जाएगा, 2xy/x + y। अब निकाल लीजिए इसका औसत चाल। 25 से गया है और 4 से वापस आया है। कितना हो गया आपका, 2 × 25 × 4 × 29। ठीक ना, 25 चौका 100 यानी कि 200 × 29 घंटे लगाओ, सॉरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितना समय लगा उसे, 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट। तो आपका दूरी क्या हो जाएगा, 4 गुणे समय 200 × 29 और पूरे 5 घंटे 29/5। 5 घंटे कितना, 48 मिनट। जी 29/5 आ जाएगा। ठीक है, 48 घंटे 60 मिनट। सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। 5 घंटे 48 मिनट तो ऐसे लिखते हैं, 5 सही 48 × 60। 48 को हमने कितने कन्वर्ट कर दिया, घंटे में। तो 4 और काट कर लीजिए, 12 × 48, 12 × 60, 4 घंटे। ये आपका हो गया 200 29। 5 से 4 घंटे 5 29/5। ठीक ना, तो कितना हो गया, 40 किलोमीटर। सी नहीं लगाना आंसर, मीटर में है, डी ऑप्शन होगा। थोड़ा ध्यान देना यूनिट का, किलोमीटर का आंसर लगाना, मीटर का नहीं ना। आगे एक बस 40 लिखा, तो हमारे और आगे बढ़े। चलो तो साल करने वाला आसान क्वेश्चन उसके बाद। अच्छा सर, हाँ अगर सर बेसिक लगाए, मान लीजिए हाँ d/25 धन d/4। हाँ, वो भी लग सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि बेसिक लगाएं, बेसिक भी लग सकता है। ठीक है, दूरी हमें निकालना है, तो दूरी हो गया डी या x, कुछ भी कहिए, x बटे 25 से गया है और प्लस x बटे किससे आया है, 4 से। जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कुल समय। जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कुल समय। हमने दूरी में 4 से भाग कर दिया, कितना समय दे रहा था, 5 घंटे 48 मिनट। 5 से ही 48/60 या इसी को लिख दे रहे हैं 29/5। ठीक है, यहाँ से भी x या d जो भी लिए, यहाँ से जो डी आ रहा है वो 20 आ रहा है। क्या 20? हमें दुगना नहीं करना पड़ेगा, टोटल दूरी पूछ रहा, आने और जाने का। तो गांव से डाकघर की दूरी पूछा है। अच्छा, तो हमने जो निकाला है वो टोटल आया है, आने और जाने का कुल दूरी आया। ठीक है, जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, औसत चाल से निकाला था ना, तो 40 किलोमीटर आ रहा था ना, 40 किलोमीटर आ रहा था। ये
टोटल दूरी है जाने का और आने का मिलेगा, ये 2D है, हमें D चाहिए 20 आएगा, इस क्वेश्चन में 20 आएगा। अच्छा वो आपने बोल दिया, मैं ध्यान नहीं दिया लास्ट में, मुझे लगा कि जाने आने का टोटल दूरी पूछ रहा है, बोलना चाहिए था ना। कहीं सर हम एवरेज स्पीड से कभी पैसे निकाले नहीं थे, इसलिए हमको नहीं पता था। हमें लगा ना कि दोनों आने जाने का कुल दूरी पूछ रहा है, इसलिए हमने कहा 40 आवर। आगे चले, ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग समय निकाल कर जोड़ देंगे, समय के बराबर कर देंगे। आगे चलिए, अगला बताएंगे आप, यदि 144/0.144 बराबर 14.4/x है तो x का मान, तो सबका हो जाना चाहिए। 3 एक 4 अंक पर दशमलव आना चाहिए, 4 अंक पर दशमलव किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक ना, करना नहीं पड़ेगा ना। देखिए क्या लिखा है, 144 घंटे में 0.144 बराबर, यहाँ पर ये नहीं x है, यहाँ पर है 14.4, यही है ना। जब x निकालेंगे तो 3 दशमलव ये और 1 दशमलव इसका गुणा होगा आपस में, 4 अंक पर दशमलव बनेगा, 4 अंक पर दशमलव इसमें बन रहा है, बी ऑप्शन में, वही आंसर बन जाएगा। अगर और किसी ऑप्शन में 4 अंक पर दशमलव होगा फिर हम करते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, 28 नंबर, कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया गया था। 28 नंबर देखिए, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी? एलसीएम पर बदलेंगी, पुनः कब बदलेंगी एक साथ? एलसीएम पर एक 35 सेकंड पर, एक 42 सेकंड पर और एक 90 सेकंड पर बदल रही है। 35, 42, 90 सेकंड के अंतराल पर बदल रही है। दोबारा एक साथ कब बदलेंगे? एलसीएम पर बदलेंगे। इस पर एलसीएम के टाइम, एलसीएम कितना बनेगा इसका? 630 सेकेंड, 630 सेकेंड आएगा, 630 सेकेंड कर देंगे ना सभी लोग एलसीएम। 630 सेकेंड, मिनट में कन्वर्ट हो जाए, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक ना। 10 मिनट 30 सेकेंड, ठीक ना, 10 मिनट हो जाएगा और 30, याद नहीं भाई मैंने भाग दिया, ठीक ना, नहीं तो याद करनी है आंसर। मैं इसको 630 को 60 से भाग दिया, 10 बार गया और 30 बचा, ठीक ना। 10 मिनट 30 सेकेंड, इसलिए आपका 8 बजे का टाइम दिया है। अगली बार बजेगी 10 मिनट 30 सेकेंड जोड़ देंगे तो 8:10 मिनट 30 सेकेंड, ठीक ना। 8:10 मिनट 30 सेकेंड कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है सर, खाली समय पूछा है, केवल समय पूछा है। आंसर ठीक है, यहाँ पर आंसर मुझे दिख थोड़ी रहा है, एक बार पढ़ लिए तो 10 मिनट 30 सेकेंड तो बोल तो रहे हैं आप, 10 मिनट 30 सेकेंड लिख लीजिए। हमें लगा कि आगे टाइम पूछ रहा है, फिर लिखने का कोई मतलब नहीं था, इसको टाइम लिखना नहीं चाहिए था ना। इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया होगा, उसको बंद हो गया। आइए 29